एएम को आप ट्रांसमीटर साइड पर जनरेट करेंगे और जनरेट करने के बाद स्टैंडर्ड एएम को एंटीना की मदद से फ्री स्पेस में ट्रांसमिट कर देंगे। यहां तक तो ट्रांसमीटर की बात थी। ट्रांसमीटर साइड से जब स्टैंडर्ड एएम का सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा तो रिसीवर साइड पर किसी एंटीना की मदद से रिसीव भी किया जाएगा, और जो रिसीवर साइड पर प्रोसेस होगी वो प्रोसेस बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होने वाली है जो प्रोसेस हमने ट्रांसमीटर साइड पर कंडक्ट की थी। इसका मतलब अगर ट्रांसमीटर साइड पर मॉड्यूलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है तो रिसीवर साइड पर आप डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। As we have seen, the multiple methods to generate the standard AM signal at the transmitter side, demodulation at the receiver side के लिए भी multiple methods available होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं demodulation of AM signal के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे multiple methods के बारे में कि कौन कौन से methods available हैं standard AM signal को receiver side पर demodulate करने के लिए। So let us begin with the subheading as the demodulation of standard AM signal, and of course the demodulation will be conducted at the receiver side. Okay, so we have multiple types of demodulators available at the receiver side, जिनमें से कोई भी एक demodulator आप generally employ करते हैं to detect the message signals employed to generate the standard AM signal at the transmitter side, right? So we have three types of demodulators which we can apply to detect the message signal in the standard AM signals. So first demodulator method is known as the square law demodulator method. The second method is known as the envelope detector, जिसका दूसरा नाम होता है diode detector. So envelope detector is also known as the diode detector. थर्ड मेथड जो हम अप्लाई कर सकते हैं रिसीवर साइड पर मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, वो मेथड होता है सिंक्रोनस डिटेक्टर. सो वी कैन अप्लाई अ सिंक्रोनस डिटेक्टर एट द रिसीवर साइड टू डिटेक्ट द मैसेज सिग्नल. इन तीन में से कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द मैसेज सिग्नल प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड एएम सिग्नल. Okay, so with the first two methods, square law demodulator and envelope detector, एक कंडीशन है जिसका सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, और वो कंडीशन है कि आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू की वैल्यू 1 से लेस होना चाहिए. So if the modulation index is less than 1, we can apply either of the two methods. Like we can apply the square law demodulator, or we can apply the envelope detector or diode detector only if this condition satisfies. और कंडीशन क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम नहीं है, इस केस में हम लोग अपना जो तीसरा मेथड है, जिसको हम जनरली ब्रह्मास्त्र मेथड भी कह सकते हैं क्योंकि ये सब जगह अप्लाई किया जा सकता है, तो जो हमारा थर्ड मेथड है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम नहीं है. इसका मतलब whatever may be the value of mu, we can apply the synchronous detector method to demodulate the standard AM signal, right? So कोई भी वैल्यू हो mu की वैल्यू 1 से कम हो या 1 से ज्यादा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. सिंक्रोनस डिटेक्टर बहुत आसानी से स्टैंडर्ड एएम सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करके मैसेज सिग्नल को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकता है. द सिंक्रोनस डिटेक्टर इज अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली, महंगा होता है और कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व भी होती है, तो ये जनरली प्रेफर नहीं कर सकते हम. द स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर हैज सम ड्रॉबैक एज वेल. स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर के अंदर कुछ कमियां भी हैं. सो जनरली फॉर द डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम, आपका जो तीसरा मेथड बचा हुआ है जो कि है एनवेलप डिटेक्टर, दैट विल बी अप्लाइड, दैट विल बी यूज्ड. द सिंक्रोनस डिटेक्टर is a costly detector, whereas the square law demodulator has certain drawbacks associated with it. Hence, standard AM को आसानी से और बहुत
सस्ते में डीमॉड्यूलेट करने के लिए हमारे पास जो डीमॉड्यूलेटर साइंटिस्ट ने इजाद किया है, इन्वेंट किया है, उसका नाम है एनवेलप डिटेक्टर. So maximum number of time we are going to apply the envelope detector to demodulate the standard AM signal at the receiver side. The square law demodulator. Square law demodulator के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं. इस डायग्राम को आप पहले भी देख चुके हैं. Square law device, input voltage, output voltage. In place of a band pass filter, I have a low pass filter here. और जो आउटपुट वोल्टेज आएगा that will be the message signal. Why? Because this is applied at the receiver side. So the objective of the receiver is to detect the message signal, is to extract the message signal back. तो मैसेज सिग्नल को आप रिसीव करेंगे आफ्टर द लो पास फिल्टर. ये सर्किट डायग्राम, ये सर्किट आप लोगों से फैमिलियर है, इसको आप पहले भी देख चुके हैं. ओके, जो चीज ऑब्जर्व करनी है आपको, वो ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट ये है कि जब हम मॉड्यूलेशन का काम ट्रांसमीटर साइड पर कंडक्ट किया करते थे, उस वक्त इनपुट वोल्टेज वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज सिग्नल एज वेल एज द कैरियर सिग्नल. बट अगर हम डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे हैं रिसीवर साइड पर, तो इनपुट वोल्टेज मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल से मिलकर नहीं बना होगा. इनपुट वोल्टेज विल बी द received signal at the receiver side, and जो सिग्नल एंटीना की मदद से रिसीव किया जाएगा वो एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, वो एक स्टैंडर्ड एएम सिग्नल होगा. Hence the input voltage will be nothing but equals to S of t, S of AMT. That means standard AM modulated waveform. S of t will be the input voltage in this case of डीमॉड्यूलेटर. इस केस में स्क्वायर लॉ डिवाइस का जो इनपुट होने वाला है दैट विल बी एस ऑफ टी. इस एस ऑफ टी को आप अप्लाई करेंगे स्क्वायर लॉ डिवाइस के अंदर. यू विल गेट द आउटपुट वोल्टेज विच इज नथिंग बट वी नॉट, और उस वी नॉट को लो पास फिल्टर से पास करने के बाद वी विल गेट आवर मैसेज सिग्नल बैक. स्क्वायर लॉ डिवाइस में आउटपुट वोल्टेज जो होता है दैट इज नथिंग बट रिलेट्स द इनपुट वोल्टेज विद अ स्क्वायर रिलेशन. सो वी नॉट will be equals to A times of VI plus B times of VI square. And what is the value of VI? VI is nothing but S of t. And what is the value of S of t? S of t मतलब standard AM modulated waveform. So S of t की value क्या होगी? What must be the value of S of t? S of t will be nothing but AC 1 plus KAMT cos of 2 pi FCT. In the previous relation, square law relation, इस VI की वैल्यू को मैं उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं. So V naught will be equals to A times of VI plus B times of VI square. Hence, V naught will be equals to A times of VI मतलब S of t मतलब AC 1 plus KAMT cos of 2 pi FCT plus B times of VI square. So VI square is S of square. S of square means AC square 1 plus KAMT whole square and cos square 2 pi FCT. Square law relation में standard AM waveform का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू को मैंने रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है. स्क्वायर फॉर्म जो है 1 प्लस के AMT होल स्क्वायर, आई विल एक्सपेंड इट, और बाकी जो टर्म्स है उनको हम एज इट इज लिखने वाले हैं. सो लेट अस सी. V naught is nothing but A times of AC 1 plus के AMT cos of 2 pi FCT plus B AC square 1 plus के AMT whole square, A plus B whole square. Formula is A square plus B square plus 2AB. Hence, this is 1 square plus KAMT square means KA square MT square plus 2 times of KAMT. And cos square of theta will be written as 1 plus cos 2 theta divided by 2. So it can be written as
1 plus cos of 2 into 2 pi f c t, 2 pi f c t divided by 2, 1 plus cos of 2 theta divided by 2. तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आया और ये एक्सप्रेशन है आउटपुट वोल्टेज का V नॉट टी का. अब इस एक्सप्रेशन को हम एनालाइज करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में. सो लेट अस एनालाइज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. जब इस V नॉट टी को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाएंगे तो हमको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं. लेट अस ऑब्जर्व दोज कंपोनेंट्स. ओके, सो लेट अस एनालाइज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. एक एक करके डिस्कस करेंगे ना. फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में पहले प्लॉट कर लेता हूं. सो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द अबव एक्सप्रेशन ऑफ V नॉट टी. एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं 1 की. सो ए सी 1 into cos of 2 pi f c t. That means this is AAC cos of 2 pi f c t. cos of 2 pi f c t टाइम डोमेन में है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको इंपल्सेस मिलेंगे और ये इंपल्सेस मिलेंगे एट द फ्रीक्वेंसी fc and minus fc. So you'll get two impulses, one at fc and one at fc, another at minus of fc. Okay, आगे बढ़ते हैं. Then a into ac multiplying with kamt into cos of 2 pi fct. So mt into cos of 2 pi fct फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाएंगे तो you will get the expression as m of f minus fc as well as m of f plus fc. तो आपको मिलने वाला है डिलेड फॉर्म ऑफ mf. किस फ्रीक्वेंसी पर डिले किया जाएगा? fc पर. So we'll get delayed form of mf centered at around fc and नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज पर m of f plus fc आपको दिखाई देने वाला है. So you'll get the same spectrum in the negative frequencies as well. mt into cos of 2 pi fct फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप इसको लिख पाएंगे m of f minus fc plus m of f plus fc. ओके, आगे चलते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, विच इज व्हाट? b into ac स्क्वायर into 1 into 1 by 2. So let us discuss all the components जो 1 by 2 से multiply होने वाले हैं. 1 by 2 into this whole expression. So 1 by 2 multiply b into ac square into 1. Since this is a DC component, इस DC component को हमको observe करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको फिल्टर की मदद से हम लोग आसानी से स्किप कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं. देन 1 by 2 will be multiplied with BAC square into KA square M square of T. That means 1 by 2 into BAC square into KA square M square T. तो ये बनेगा MF. MT का फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है MF, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है at W, whereas M square T का फ्रीक्वेंसी डोमेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है at 2W. So the frequency ranges from minus 2W to plus 2W. So you will get this spectrum. फोर्थ नंबर ये आपको मिलने वाला है M square T. Right? It ranges from minus 2W to plus 2W. Then when you multiply 1 by 2 into BAC square with 2KAMT, you will get MF. So you'll get this MF when you multiply 1 by 2 with BAC square with 2KAMT. Right?
Then we have the second component of cos square theta, जिसका second component है cos of 2 theta. So I'll have cos of 2 into 2 pi fct multiply with bac square into 1. So I'll get frequency component centered at around, दो impulses मिलने वाली है, कहां कहां पर मिलने वाली है, one at 2 fc and another at minus of 2 fc. So I'll get two impulses, one at 2 fc, another at minus 2 fc. Why? Because I have cos of 2 theta multiply with bac square multiply with 1. So cos of 2 into 2 pi fct will give you two impulses, one at 2 fc, another at minus 2 fc. Okay, then we'll have cos of 2 into 2 pi fct with multiplying with bac square multiplying with ka square m square of t. So we'll get m square t का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो शिफ्ट होगा आपको और मिलने वाला है दो फ्रीक्वेंसीज पर, one at 2 fc and another at minus 2 fc. So you will get these two spectrum, 2 fc and minus of 2 fc. And last component, cos of 2 into 2 pi fct divided by 2 multiply with bac square multiply with 2 into ka mt. So आठवां कंपोनेंट होगा, that will be nothing but mt का फ्रीक्वेंसी डोमेन mf, but shift होगा with the frequency of 2 fc. So mf minus 2 fc and mf plus 2 fc. These two components we will get. These two components we will get when we will take the Fourier transform of bac square 2 kamt into cos of 2 into 2 pi fct divided by 2. So I hope I am clear with the frequency domain representation of the signal V naught t. और हर एक एक्सप्रेशन को मैंने एक इक्वेशन का नाम दिया है, एक कंपोनेंट का नाम दिया है और उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में इक्वली रिलेट करने की कोशिश की है. Once we received the frequency spectrum of V naught t, we will be applying a low pass filter, and this low pass filter will pass the frequencies only up to W. क्योंकि हमको मैसेज सिग्नल को वापस रिट्रेस करना है, हमको मैसेज सिग्नल को वापस रिसीव करना है, तो हम एक लो पास फिल्टर को डिजाइन करेंगे और उस लो पास फिल्टर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी वो होगी W तक, मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है. इस फ्रीक्वेंसी रेंज में आपने एक लो पास फिल्टर डिजाइन किया है और ये लो पास फिल्टर उन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को आपको आउटपुट पर लाकर दे देगा जो कि इस माइनस W से प्लस W की रेंज में एग्जिस्ट करते हैं. So you will get what all the components you will get. You will get 5 completely. That means you will get the message signal which is BAC square 2 KAMT multiplying with 1 by 2. ये पूरा मिलने वाला है आपको. As well as you will get the components of m square t as well. m square t भी जो है ना ये इस फ्रीक्वेंसी रेंज में एग्जिस्ट करता है. So you will get some part of signal 4 as well. Fourth expression क्या है? B into AC square KA square m square of t multiplying with 1 by 2. So you will get this as well. So let us observe what all we received after the low pass filter. After the low pass filter, the output will be, this is 5 and this is 4. 5 क्या था? BAC square KA into MT, and you will receive 4 as well, which is BAC square by 2 KA square of M square of T. ये लो पास फिल्टर का आउटपुट आने वाला है. ओके, व्हाट वी वांट, हमको जरूरत किसकी
की थी, हमको सिर्फ मैसेज सिग्नल की जरूरत थी. So we want the desired output or the expected signal as B AC square Ka into mt. So this was our expected signal. But along with this, we are getting some noise as well. So this is the unwanted signal or noise. BAC square by 2Ka square m square of t, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी. But we are receiving it as well because of the low pass filter, और low frequencies पर इसके components exist करते हैं. Right? So let us observe the signal to noise ratio. सिग्नल टू नॉइज रेशियो, जो एक्सपेक्टेड आउटकम है उसका जो अनएक्सपेक्टेड आउटकम है उसके साथ, जो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट है उसके साथ रेशियो क्या होगा. लेट अस ऑब्जर्व दिस. सो ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ SNR, दैट मींस सिग्नल टू नॉइज रेशियो. सिग्नल टू नॉइज रेशियो मींस डिजायर्ड सिग्नल ओवर द अनडिजायर्ड सिग्नल. इन दोनों का रेशियो क्या होगा. वी हैव अ डिजायर्ड सिग्नल एज 5, but the undesired signal was 4, so we are taking a ratio of these two. So desired signal was BAC square KAMT, but the undesired one was BAC square by 2 Ka square m square of t. So when you adjust the numerator and denominator, you will get 2 over Ka mt. You will get 2 over Ka mt. Let's say we have a message signal which is a single tone message signal. So let's say we have mt as am cos of 2 pi fmt, and when we substitute this value in signal to noise ratio, our SNR will be 2 by Ka into am. So in place of am we have replaced, in place of mt we have replaced am into cos of 2 pi fmt. Now if the value of cos of 2 pi fmt is equals to 1, which is the maximum value a cosine signal can achieve, the value of Ka into am is modulation index mu. So the value of SNR will be what? If cos of 2 pi fmt is equals to 1, the value of SNR will be equals to 2 over mu. Right? It will be 2 by mu. And we know very well that if the value of SNR is much greater than 1, सिग्नल टू नॉइस रेशियो की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, सिग्नल कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा है, नॉइस कंपोनेंट्स बहुत कम है, तभी इसकी वैल्यू मच ग्रेटर देन 1 होगी, और तभी आप आपके मैसेज सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो दैट मींस the message signal MT can be reconstructed only when SNR is much greater than 1. So let's say SNR may be in the range of 100 or thousands. We can easily reconstruct our message signal MT. But if the value of SNR is less than 1, अगर 1 से कम है, then in that case the signal components are less and noise components are very high. So in that case the message signal cannot be reconstructed. मैसेज सिग्नल को आप रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज मैसेज सिग्नल की कंपोनेंट्स कम है और नॉइस की कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा है. इसका मतलब ये है डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा है. राइट? सो लेट्स से वी हैव टेकन अ केस 1 where the value of SNR is much greater than 1. So let's say we have taken a case where SNR is equals to 100. SNR की वैल्यू है 100. अगर ऐसा होगा तो if SNR is 100, the value of 2 by mu, which is SNR, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 100. SNR की वैल्यू है 2 by mu और SNR की वैल्यू है 100. So 2 by mu is equals to 100. That means mu is equals to what? 0.02. Mu is 2 by 100. That means 0.02. And if you calculate the modulation efficiency in that case, mu square over 2 plus mu square, you will get the modulation efficiency as 0.02 percentage. 2% नहीं है modulation efficiency. Modulation efficiency है 0.02 percentage. You got it? Modulation efficiency है 0.02%. इसका मतलब आप 100 units of power को radiate करते हैं ट्रांसमीटर साइड से और रिसीवर साइड पर रिसीव करेंगे, तो आपकी मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी 0.02% है. मतलब आपके पास 0.02 यूनिट्स ऑफ पावर
कंट्रीब्यूट करेगा साइड बैंड का। अगर उससे ज्यादा आपने पावर ले लिया किसका, साइड बैंड का, तो आप रिसीवर साइड पर सिग्नल को वापस रिसीव नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज जो एम स्क्वायर टी के कंपोनेंट्स थे, जो अनवांटेड कंपोनेंट्स थे, उनकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और ऐसा होने पर आप सिग्नल को आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर में आप पावर इफिशियंसी को अचीव नहीं कर सकते हैं। सो दिस मेथड is practically not preferred for the demodulation of AM signal.